कम उम्री के ख्वाब हों या ख्वाहिश, हमेशा के लिए ज़हन के किसी न किसी कोने में छुप कर बैठ जाते हैं और वक्फे वक्फे से अपने होने का एहसास दिलाकर दिल में एक चुभन सी पैदा करते रहते हैं। बिलखसूस चाहत पाने की तमन्ना में खाली हाथ रह जाने वाले अमूमन दिल गिरफ्तगी के गम में अपने आसपास बिखरी मोहब्बतों से गाफिल रहते हैं। वो भी इसी गफलत में अपनी शरीके ज़िंदगी से बेखबर बस एक साए की मानिद साथ निभाता रहा था और ये भूल गया था कि मोहब्बत हो या नफ़रत एक न एक दिन अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाती है। लेकिन इस कर्ब का कौन और किसे मदावा करे जब एहसास जाग जाने पर इंसान अपने चारों तरफ महज तन्हाई का तमाशा देखे और कोई इसके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला ही ना हो। इंतहा की खामोशी से ज़िंदगी से निकल जाने वाली शरीके ज़िंदगी की दिल फगार दास्तान कर्बे नारसाई बाय काविश सिद्दीकी। जब मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ था तो उस वक्त मेरी उम्र का 16वां साल चल रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये बेचैनी, कुलबुलाहट, उलझन और किसी को देखते रहने की जी चाहने का मतलब मोहब्बत होता है। वो अच्छे दिन थे जब मोहब्बत का मतलब देखना, तड़पना और बिलाखिर बिछड़ जाना होता था। तब पहली बार नज़ीर ने कहा, यार तू बस इसी खिड़की की तरफ देखता रहता है, मेरी तरफ भी तो देख ज़रा। वो लूडो सजाए बैठा था, मैं सामने वाली खिड़की में ध्यान लगाए हुए था। नहीं नहीं, मैंने हड़बड़ा के कहा, मेरा तो सारा ध्यान ही तेरी तरफ है। ये ले, तेरी गोटी पक गई, आया मेरा छक्का। मैंने जल्दी से दोनों छक्के छन छन की आवाज़ से हिलाए। तुझे तो याद ही नहीं कि बारी तेरी नहीं मेरी है। नज़ीर ने मुझे गौर से देखा। अबे तो क्या हुआ, तू चल ले। मैंने नज़ीर की तरफ देखा और छक्के वाली डिबिया इसकी तरफ बढ़ाई। तभी जैसे किसी लसिल के ताल्लुक से बंधे मैंने गर्दन उठाई और सामने खिड़की में देखा। वो खिड़की में खड़ी हमारी तरफ ही देख रही थी। मेरा सारा ध्यान लूडो से पलटकर खिड़की में खड़े निस्वानी वजूद की तरफ मुंतकिल हो गया। तू नहीं सुधरेगा, नज़ीर ने मायूसी से कहा और लूडो की डिबिया रख दी। अब क्या हुआ, मैंने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा। तेरा सर, नज़ीर ने गुस्से से कहा। मैं समझ गया, तू अब हाथों से निकल गया। इसके अंदाज में फिक्रमंदी थी। हमारी निगाहें मिली, इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर खिड़की बंद हो गई। मैं एक गहरी सांस लेकर अफसुर्दा हो गया। मेरा मुंह लटक गया। मैं क्या करूं यार, जी चाहता है बस इसे देखता रहूं और फिर इसे सोचता रहूं। हालांकि पहले तो ऐसा नहीं था। मैंने आहिस्ते से कहा, अबे तुझे मोहब्बत हो गई है। नज़ीर ने मेरी हालत का तज्जिया पेश किया। ले भला, ऐसे भी कोई मोहब्बत होती है? मैंने इसकी ख्याल की नफ़ी की। फिर मज़ीद कहा, ना ही हम मिलते हैं ना बातें करते हैं, मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता। ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पैर में कांटा चुभा हुआ है जो निकालने पर भी दर्द करता रहता है, फिर चुभन सारे दिल में फैल जाती है। नज़ीर ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। मैंने तज्जुब से नज़ीर को देखा। वो बमुश्किल 3-4 साल मुझसे बड़ा होगा, लेकिन बाज़ बातों में इसका तजर्बा मुझसे कहीं ज़्यादा वसी था। मैं एक घरेलू सा लड़का था जिसको सिवाय स्कूल आने जाने और अपने तमाम तर वक्त का हिसाब किताब अम्मा को देना होता था, जबकि नज़ीर खुला डुला लड़का था। जब इसका जी चाहता बाहर निकल जाता, घर आ जाता। नज़ीर का बाप कबाड़िया का काम करता था। नज़ीर कभी उसका हाथ बटाता और कभी घर की बैरूनी बैठक में बड़े से तख्त पर बैठा लूडो, ताश या कैरम सजाए रखता। महल्ले के लड़के वाले सब इसके दोस्त थे। इसकी तमाम सतह पर मालूमात बेहद वसी थी। कम अज़ कम मेरे नज़दीक तो नज़ीर एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया था जिसमें जहान भर की मालूमात जमा थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तू तो हाथ से गया प्यारे। इसने मुझे गौर से देखा। इसमें तेरा कसूर भी नहीं, वो तो है ही पटाखा। न जाने क्यों मुझे बुरा लगा। यार मैं तो बस इसे देखना चाहता हूँ, यही मोहब्बत है प्यारे, नज़ीर ने कहा। मेरा यार अब मजनू क्लब में दाखिल हो गया है। मजनू क्लब? मैंने हैरत से कहा, ये कौन सी जगह है? ये दिल वालों का ठिकाना है प्यारे, जहाँ लैला मजनू, शीरी फरहाद सारे आशिक जमा होते हैं। मैंने कंधे उचकाए। कहा, मुझे अपने दिल की बेचैनी का मुसलसल सबब मालूम हो गया था कि मुझे खिड़की वाली से प्यार हो गया था, इससे जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था और जिन्हें अभी मोहल्ले में आए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। रात को अचानक आँख खुल जाना, फिर सोच के सफ़र का खिड़की में सजे चेहरे तक रुक जाना, बड़ी अजीब सी बात थी। पहले मैं घोड़े बेचकर बेखबर सोता था, बकौल अम्मा के इसको तो सूरे इसराफील ही जगाएगा, मगर अब हल्की सी आहट पर आँख का खुल जाना, क्या हो गया था मुझे? फिर मुझे याद आता कि मेरे मर्ज़ की तो तशख़ीस हो चुकी है। नज़ीर ने नहायत वसूख से मेरी बीमारी का नाम प्यार बताया था। बाहर सुनहरी धूप फैली हुई थी और कमरे में मलजगा अंधेरा था
कमरे की खिड़की बंद थी। बैरूनी कमरे में अम्मा सोती थी और इनके साथ मेरे 2 छोटे बहन भाई अमर भाई पिछले कमरे में सोते थे। बकौल अम्मा के जब औलाद जवान होने लगे तो पहरा सख्त करना पड़ता है, वरना जवानी दीवानी कोई भी गुल खिला देती है और फिर बंदा ही नहीं पूरा घर ही स्यापे में पड़ जाता है। मगर मेरी तो अभी जवानी भी नहीं आई थी और मिस्से भी पूरी तरह भीगी नहीं थी और मैं प्यार के स्यापे में पड़ा था और अम्मा की सारी एहतियातें धरी की धरी रह गई थी। अम्मा बड़े भाई की तरफ से चुकन्ना थी। वो मुझसे ज्यादा खुश शक्ल, खुश बदन और हंसोड़ था। अम्मा का ख्याल था कि ऐसे लड़के पर लड़कियां तो लड़कियां जिन्हें भी आशिक हो जाती हैं, मगर मैं जो दब्बू सा डरपोक सा था, गुल खिला बैठा था अपने मन में। और बकौल मुझसे छोटी बहन, अम्मा देखना ये बड़ा मीसना है, गुल यही खिलाएगा। मगर अम्मा इसे घूरती और सख्त लहजे में तंबीह करती थी, खबरदार जो फजूल बकवास की तूने, मेरा बेटा तो बड़ा मासूम सा है, इसको तो किताब कापियों के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं, यही खानदान का नाम रोशन करेगा। हमारा खानदान खासा खाता पीता था। 2 मकान किराए पर चढ़े हुए थे। अब्बा का सब्जी मंडी में आड़त का कारोबार था। वो रात 2:30-3 बजे जाते थे और सुबह 9 बजे तक एक मेले से थैले को लटकाए चले आते जिसमें बहुत सारे नोट भरे होते। अम्मा हमेशा इनकी इस हरकत पर नाला रहती थी, देखो भला इस तरह रुपया लेकर आते हो, किसी ने छीन लिया तो फिर क्या करोगे। अब्बा जवाब देते, नेक बख्त लोगों की आदत होती है कि रुपए पैसे को बड़े महफूज तरीके से रखते हैं। मैं तो इस मेले से थैले को साइकिल के स्टैंड पर सब्जियों के साथ बांध लाता हूँ, किसी को क्या पता आलू प्याज का ये थैला हजारों का है। अब्बा खुशदिली से कहका लगाते और थैला अम्मा को पकड़ा देते। अब्बा को अम्मा से बहुत प्यार था। बकौल अब्बा, तुमसे शादी के बाद ही मेरी किस्मत बदल गई, वरना मैं तो आलू प्याज का ठेला लगाए गली गली फिरता था और फिर इस धंधे में तुम मिल गई। अम्मा फखरिया मुस्कुराती, अब तो ये तुम्हारी किस्मत थी कि हमसे शादी हो गई, वरना हमारे अब्बा ने बशीर करियाना मर्चेंट के हमीदुल्ला से शादी का इरादा किया हुआ था, मगर किस्मत तो तुमसे जुड़ी थी। अब्बा हंसते। अम्मा का कहका घर भर में गूंजता। मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं सोचता, अम्मा अब्बा की मोहब्बत की ये कहानी क्या मेरी ज़िंदगी की कहानी बन सकेगी? क्या मुझे भी कोई ऐसी लड़की रास्ते में आती जाती मिलेगी जिसने आंखें 4 होंगी और मैं भी अब्बा की तरह किस्मत वाला हो जाऊंगा? अब्बा अम्मा की मोहब्बत की कहानी हम सब बहन भाइयों को अजबर थी, क्योंकि ये तकरीबन हर रोज़ दोहराई जाती। हम भी सुबह के शो में हंसते और खुश होते। मुझे मंजर सबसे ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता था कि मैं सुबह के बजाय दोपहर के स्कूल में जाता था। मेरे दोपहर में स्कूल जाने की बुनियादी वजह ये थी कि मुझसे सुबह उठाई नहीं जाता था। लाख पीटने, गालियाँ खाने और बाल्टियाँ भर पानी फेंकने के बावजूद अम्मा ने थकार कर मुझे दोपहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया कि चल नींद के मारे अब तू जाहिल न रह जाना। अब्बा खुश मिजाज थे, घर का माहौल खुशगवार था। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमारे घर में गुर्बत नहीं थी, वरना मेरे दोस्त सलीम के घर रोज़ाना चकचक हुआ करती थी। और इसकी बुनियादी वजह सलीम के अब्बा की कम तनख्वाह और 7 बच्चे थे। उन दिनों की बात है जब ये जुमला आम नहीं हुआ था, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, बल्कि बच्चों की पैदाइश को नेमत खुदाबंदी गर्दाना जाता था, जिसकी बुनियादी वजूहात में तफरीक के महदूद ज़राए और गुर्बत थी। ले दे के जो तफरीक का वाहिद ज़रिया बचता था, इसमें फिर यही होता था, बहुत से बच्चे, बहुत सी गुर्बत। हमें ये सारी रनिंग कमेंट्री बराह रास्त सुनने को मुसलसल मौका हासिल था। इसकी वजह सलीम का घर हमारे घर से मुत्तसिल होना था। अक्सर जब काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो चुकता तो अम्मा सेन की दीवार के साथ लगी सीढ़ी पर चढ़कर सलीम की अम्मा को आवाज़ देती थी, अरे बशीरन कहाँ हो? अरे मैं कहाँ जाऊँगी, यही मर रही हूँ। बशीरन अंदरूनी कमरे से लपक कर आते हुए कहती, ये लो सब्ज़ी बना लो, आज बैंगन बहुत अच्छे हैं, नई फसल के हैं, और हाँ इसके साथ धनिया मिर्चें और टमाटर भी हैं, ज़रा सा चटपटा बनाना और देखो मुझे भी देना, वैसे तो तुम भुर्ता अच्छा बनाती हो। अम्मा हंसकर कहती, इनके अंदाज में किसी का एहसान का शाबा तक नहीं होता था। शुक्रिया बाजी। बशीरन खाला बड़ी मुमनीत से कहती और सब्जी थाम के अपने स्टूल से उतर जाती थी। उन दिनों हर बड़ी खातून चाची या खाला होती थी और हर मर्द के लिए औरत बहन के लक़ब से सरफराज होती थी, और फिर कभी कभी बड़े होकर यही गैर बहन बच्चों की अम्मा भी बन जाती थी। ये उन दिनों की बात थी जब मैरिज ब्यूरो नहीं थे, मगर रिश्तों का काल नहीं था और अमूमन लड़के लड़कियों की शादी अपने वक्त पर हो जाती थी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अम्मा ने मुझे गुमसुम बैठे देखा तो पूछा। वो सब्जी काट रही थी। कुछ नहीं, भूख लग रही है, मैंने कहा। तो चुप क्यों बैठा, मुझे बोल देता, 2 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। रात की सब्जी से रोटी खाओगे या पराठा? आलू के भुर्ते से मज़े का लगेगा। अम्मा ने फ़ौरन सब्जी के बर्तन और छुरी अलहदा रख दिए। पराठा बना दे, मैंने फ़ौरन कहा। जाओ हाथ मुँह धो लो। अम्मा का मूड अच्छा था या मेरा मूड अच्छा था पता नहीं, कोई बात ज़रूर थी। मैं हाथ मुँह धो के आया तो गर्म पराठे की खुशबू आ रही थी। बस एक पराठा? मैंने अम्मा को मज़ीद पेड़े बनाते देख के कहा, तुम्हारे अब्बा भी आते होंगे, 9:30 बजे रहे हैं, इनके लिए भी साथ ही बना देती हूँ, इन्हें आलू का भुर्ता बहुत पसंद है। अम्मा ने जवाब दिया।
और पराठा तवे से उतार के मुझे दे दिया। मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा और फिर सोचने लगा। फिर मैंने देखा कि अम्मा की जगह खिड़की वाली पराठे बना रही है और अब्बा की जगह साइकिल की घंटी बजाते हुए मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। भाई तुम्हारे पराठों ने तो गली तक महकाई हुई है, मैंने कहा। लो, अब घर में घुसते ही बातें बनाने लगे। चलो जल्दी से आ जाओ। खिड़की वाली ने मुझे देखा। इसके बालों की लट इसके रुखसार पर नाच रही थी। मैं इसे मेवे से देखने लगा। अरे क्या हुआ, क्यों लुकमे को घूरे जा रहा है बेटा? किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैं चौंक गया। सारा मंजर तहलील हो गया। अब्बा मेरे पास खड़े थे। मैं पराठे का लुकमा हाथ में लिए हुए था और अम्मा मुझे घूर रही थी। अरे क्या बावला हो गया है, क्या सोचे जा रहा है? क्या पराठा अच्छा नहीं लग रहा? अम्मा ने पूछा। अब्बा हंसने लगे। अम्मा ने प्यार से कहा, पगला गया है, खाने पर ध्यान दिया कर, कैसा सूखा हुआ जा रहा है। अम्मा के लहजे में बड़ी ममता थी। इतनी देर में अब्बा भी हाथ मुंह धो के वहीं पीढ़ी पर आ बैठे। हाँ तो क्या चल रहा है? उन्हें मुझे मुखातिब किया। जिज्जी कुछ नहीं, मैंने घबरा के कहा, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। अब्बा फिर हंसने लगे। तू घबरा क्यों रहा है, नाश्ता कर, मेरा ये बच्चा बहुत सीधा बहुत मासूम सा है। अम्मा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि इसको अपने साथ लगा लो, अभी से कारोबार सीख लेगा तो कल को तुम्हारा हाथ बटाने के लिए खड़ा होगा। ठीक कह रही हो, अब्बा ने कहा। अपनी औलाद तो अपनी ही होती है, दूसरे को जितना भी सिखाओ चंद महीनों में अपनी आदत लेकर खड़ा हो जाता है, मगर पहले ये मैट्रिक तो कर ले। मैंने फौरन मौका गनीमत जाना। अब्बा अभी तो मैं 8वीं के इम्तिहान देने वाला हूँ, फिर स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो मैं आपके साथ चलूँगा। अच्छा ठीक है, अब्बा ने कहा। मैं खुश हो गया। मुझे तालीम से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी मैं सोचता था कि पढ़ लिख के भी काम तो करना है, तो पहले क्यों नहीं। पता नहीं क्या हुआ, शायद दिल को दिल से राह होती है, या वो जैसे कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैं स्कूल से घर आया तो अम्मा से एक औरत बातें कर रही थी। इसके साथ एक लड़की बैठी थी। दोनों की पूछ दरवाजे की तरफ थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और हस्बे मामूल सलाम किया। तभी इस औरत और लड़की ने दोनों ने भैया को मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं अपनी जगह ठिठक के रह गया। हमारी निगाहें मिली। वो खिड़की वाली थी, छरेरे बदन की, लंबी गर्दन और लंबी चोटी वाली। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में हैरत और पहचान लिए जाने की मुसर्रत थी। हम दोनों के दरमियान निगाहों का बरकी सरकट मुकम्मल हो गया था। एक इन्होंने शनाख्त का मरहला मुकम्मल हो गया था। वो औरत अब अम्मा से बातें कर रही थी। मैं अभी तक वहीं और वैसे ही खड़ा था और वो अभी तक रुख मोड़े मेरी तरफ देखे जा रही थी। अम्मा ने मुझे देखकर बोली, वहाँ क्यों खड़े हो, ज़रा बाजी हुमैरा के घर ये सामान पहुँचा दो। जी अच्छा, मैंने कहा। वो औरत खड़ी हो गई। वो तवील कामत, दुबली पतली, तीखे नैन नकूश वाली औरत थी। इसके साथ ही वो लड़की भी उठ खड़ी हुई। अरे रहने दो बाजी, मैं उठा लूँगी, इसे मेरी तरफ देखकर कहा। कोई बात नहीं, घर दूरी कितना है, ये पहुँचा देगा। अम्मा ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं किताबें एक तरफ रखकर आगे बढ़ा और सामान से भरी टोकरी उठा ली जिसमें अम्मा ने बहुत सारी सब्जियां भर दी थी। वो अम्मा को खुदा हाफिज कहकर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दी। वो लड़की मेरे नज़दीक से गुजरी तो मैंने महसूस किया इसका कद अपनी अम्मा की तरह लंबा है और मुझसे भी चंद इंच निकला हुआ था। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। अब भला मर्द औरत से कद में छोटा हो तो जोड़ के अच्छा लगेगा। मुझे आप ही अपने ख्याल पर शर्मिंदगी के बावजूद हंसी आ गई। मेरी हंसी की आवाज़ पर इस लड़की ने चौंक कर मुझे देखा और मुस्कुरा दी। मैं इनके पीछे पीछे टोकरी उठा चलने लगा। जब मैं नज़ीर के बैठक के सामने से गुजरा तो नज़ीर अपने बैठक के दरवाजे में ही खड़ा था। मुझे इन दोनों के साथ देखकर इसकी आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे अभी हल्कों से गोटों की तरह उछलकर बाहर आ जाएंगी। जब मैं इसके करीब से गुजरा तो एक फातिहाना मुस्कुराहट मेरे होंठों पर थी। इसी वक्त इसकी माँ बड़बड़ाई, ए मनहूस यहाँ खड़ा है, जब भी खिड़की खोलो ये मुँह उठाए ऊपर ही देखता रहता है, दीदे फाड़े, मनहूस अंधा ना हो जाए। मारे घबराहट के मेरी मुस्कुराहट काफूर हो गई कि इसकी माँ ने मुझे बैठक में बैठे देखा है। मैं हड़बड़ा गया। माँ की बड़बड़ाहट सुनकर लड़की ने मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में फहमाइश थी। अगर तुम्हें मेरी अम्मा ने इस मनहूस के साथ देख लिया तो। इतनी देर में इनका घर आ गया। वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गई। यहाँ रख दो बेटा, इस औरत ने कहा। जी, मैंने सादतमंदी से कहा। बैठो, शरबत पी के जाना, इसने कहा और अंदर चली गई। हम दोनों खड़े रह गए और एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? इसने इस वक्त पूछा। न जाने क्या हुआ कि हम दोनों ही हंस पड़े। दबी दबी हंसी थी। मेरा नाम जुबैदा है, इसने होले से कहा। मेरा नाम माजिद है, मैंने धीरे से कहा। फिर हम दोनों खामोश हो गए। इसकी माँ अंदर से एक गिलास में सुर्ख रंग का शरबत ले आई। खुशबू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि रूह अफ़ज़ा था। मैंने कहा, रहने देती खाला, कौन सा मैं इतनी दूर से आया हूँ। कोई बात नहीं, इसने कहा, गर्मी है, पी लो। फिर वो जुबैदा से मुखातिब हुई, ज़रा ये सब्ज़ी उठा के बावर्ची खाने में रख दो। जुबैदा ने झुककर सब्ज़ी की टोकरी उठाई और बावर्ची खाने की तरफ चल दी।
میرے ہونٹ گلاس کے کناروں پر تھے اور آنکھیں زبیدہ کے تعاقب میں۔ واپسی پر میں جیسے ہی نذیر کی بیٹھک کے پاس سے گزرا، اس کی آواز آئی، اوے اندر آ جا۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی بند تھی۔ میں غڑاب سے بیٹھک میں گھس گیا۔ ابے کمال کر دیا تو نے، کیسے ہوا یہ؟ نذیر کے انداز میں زبردست جوش تھا۔ بس کر لیا۔ میں نے بے وجہ ہی فاتحانہ انداز میں سینہ پھلایا۔ واقعی تو میسنا ہے یار۔ نذیر نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کیسے ہوئے سب کچھ؟ کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ نذیر نے کئی سوالات پہ در پہ داغ دیے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ سچ کہہ رہا ہے؟ نذیر نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی ساری سبزیاں تم نے بغیر کسی جان پہچان کے پہنچا دی؟ وہ تو اماں نے کہا تھا۔ سچی؟ میں نے فوراً ہی کہا۔ چل کچھ نہیں، تو نام تو نے پوچھا ہی ہوگا۔ نذیر نے بدستور تفسیر جاری رکھی۔ نام تو اس کا زبیدہ ہے، میں نے رک رک کے کہا، لیکن نہ جانے کہ مجھے نذیر کا اس طرح اس کے متعلق اتنا زیادہ پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ شاید یہ بھی محبت کا کوئی چلن ہوتا ہو کہ جو آپ کو اچھا لگے کوئی دوسرا اس کو سراہے تو برا لگتا ہے۔ نذیر نے مجھے چپ دیکھ کے پوچھا، کیا بات ہے؟ بڑا چپ چاپ ہے۔ کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اماں نے کہا تھا کہ جلدی آنا، دال منگوانی ہے۔ نہ جانے کیوں میں نے جھوٹ بول دیا۔ اچھا جا، آئندہ جو بھی کچھ ہو بتاتے رہنا، نذیر نے کہا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بیٹھک کے دروازے سے نکلنے سے پہلے باہر کا جائزہ لیا۔ کھڑکی بند تھی۔ میں چھپاک سے 2 قدم بڑھا کے گلی کے بیچ میں آ گیا، جیسے میں نذیر کی بیٹھک میں گیا ہی نہیں۔ منحوس نذیرہ، دیدے پھاڑ نذیرہ، میں نے سوچا اور پھر خود ہی ہنس پڑا۔ پھر انہی دنوں میرے 8ویں کے امتحانات شروع ہو گئے۔ اماں کی سخت وارننگ تھی کہ خبردار جو فیل ہوا، چھوٹے بہن بھائی تیرے ساتھ کے ہو گئے ہوں گے، مگر تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی، اس لیے کہ مجھے ہر حالت میں 8ویں پاس کرنا تھی۔ اور ویسے بھی اگر میرے فیل ہونے کی اطلاع زبیدہ اور اس کے اماں کو ملتی تو کتنا برا ہوتا۔ ان دنوں مائیں اپنے بچوں کے نتیجے بتانے سے پہلے جانتی تھی، کیونکہ سرکاری اسکول میں محلے کے سارے ہی بچے جاتے تھے اور کلاس میں ملنے والی تمام سزاؤں کی کارروائی روزانہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی۔ اس دوران میں صرف 2 مرتبہ سبزی دینے ان کے گھر گیا اور دونوں ہی مرتبہ زبیدہ کے بجائے اس کے اماں نے سبزی وصول کی تھی اور بنا شربت پلائے دروازے ہی سے رخصت کر دیا تھا۔ حالانکہ ہم لوگ محلے میں کسی کو سبزی نہیں بیچتے تھے، عادت میں جو سبزی آتی تھی وہ ابا لے آتے تھے اور اتنی ہوتی تھی کہ اماں محلے کے اکثر گھروں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ بقول اماں کے تقسیم کر کے کھانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بات سچ تھی اماں کی۔ خدا خدا کر کے 8ویں کے امتحانات ختم ہوئے اور میری جان چھوٹی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے نہیں پڑھنا، اس لیے امتحان کے چند دنوں بعد میں نے ابا سے کہا، ابا میں بھی کل سے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ارے چھوڑو، کہاں رات 3 بجے خوار ہوتا پھرے گا۔ ان کے انداز میں بڑی محبت تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ بھی تو جاتے ہیں۔ ابا نے ہنس کے کہا، مجھے تو لے جاتے ہیں۔ کون؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ذمہ داریوں، ضرورتوں کے بھوت، خوشحالی کی طلب کے بھوت۔ وہ ہنسنے لگے۔ اماں نے کہا، اب یہ کیا اول پھول بولنا شروع کر دیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، 3 بجے جا کے 7 بجے واپس آ جاتے ہو، اچھا بھلا کماتے ہو، پیسہ بھی ثواب بھی۔ اب پیسہ تو ٹھیک ہے، یہ ثواب کا فلسفہ کہاں سے نکال لیا تم نے ابا سے؟ یہ جو سبزی آتی ہیں بکتی ہیں؟ کتنے لوگ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ان میں سے کتنے لوگ تم لوگوں سے ٹھیلے پتھاروں پر بیچنے کے لیے لے جاتے ہوں گے؟ کتنوں کی روزی روٹی کے سبب بنتے ہوں گے؟ انہی کے تو خیر اللہ پاک دے رہا ہے۔ اماں ہر بات میں شکر کا ثواب کا پہلو نکال لیتی تھی۔ کمال ہے، تم تو بہت اچھی باتیں کرتی ہو نصیرہ۔ ابا جب بہت خوش ہوتے یا محبت جتاتے تو اماں کا نام لے کر مخاطب کرتے۔ اور کیا، اپنے کام کو عبادت سمجھنا چاہیے۔ جو کام ہو، رزق کمانے کا ذریعہ تو ہے۔ اللہ نے ہزاروں سے اچھا رکھا ہے، گھر بار، اولاد اور پیسہ سبھی تو ہے، بس اب 2 بچوں کی شادیوں کی تیاری کرو۔ ارے کیا ہوا ماجد کی ماں؟ یہ سب تو ابھی چھوٹے ہیں۔ ہاں مگر لڑکیاں تو ککڑیاں ہوتی ہیں، دیکھتے دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں، اماں نے کہا۔ ابا چپ ہو گئے۔ میں نے ابا سے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے لازمی اٹھا دیجیے گا۔ اچھا، ابا نے کہا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ کیا سوچ رہا تھا؟ کچھ واضح نہیں تھا، لیکن کہیں دور پس منظر میں زبیدہ ضرور تھی۔ رات 2:30 بجے اماں نے مجھے اٹھایا اور میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ اماں کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ شاید وہ اسے میرا چند دنوں کا شوق سمجھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جانے کی وجہ سے ابا نے سائیکل کے بجائے موٹر سائیکل نکال لی۔ چلانا تو مجھے بھی آتی تھی، لیکن ابا چلانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ابھی چھوٹے ہو۔ ناشتہ کر کے چائے پی کے ہم لوگ منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کی خنکی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ تھوڑی دیر میں منڈی پہنچ گئے، جہاں دیہی علاقوں سے آلو، پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے ٹرک اور ڈالے آ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں آڑت شروع ہو گئی۔ ابا کی سبھی سے جان پہچان تھی۔ آڑت منڈی میں ہماری ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ ٹماٹر بڑھیا ہے، ایک بیپاری نے ابو سے کہا۔
میں نے دیکھا کہ واقعی ٹماٹر سرخ اور خوب پکے ہوئے تھے۔ ابا نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ ٹماٹر کیوں نہیں لیے؟ ابا نے کہا، ٹماٹر بالکل تیار ہیں، 2 دن بھی نہیں ٹھہر پائیں گے اور گلنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے ٹماٹر ہمیشہ وہ لو جو تھوڑے سے کچے ہوں تاکہ گلے سڑے نہ نکلیں، ابا نے سمجھایا۔ واقعی اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ مختلف لوگ آتے رہے، ابا مال لیتے رہے اور ہاتھ کے ہاتھ بیچتے رہے۔ کچھ مال انہوں نے کریم کے ساتھ لگوا دیا، جو منڈی میں ہی ایک زمین پر بڑی سی چٹائی لیے بیٹھا تھا جس پر مختلف سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آج تو تم بھی آئے ہو، کیا اسکول کی چھٹیاں ہو گئی؟ کریم نے 5 کلو کا تھیلا بناتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، امتحان ختم ہو گئے، میں نے سوچا کہ ابا کے ساتھ چلا جاؤں، منڈی دیکھوں۔ اچھا کیا، چائے پیو گے؟ کریم نے پوچھا اور ساتھ ہی چائے والے کو اشارہ کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں چائے اور باقر خانی آ گئی۔ ابا بدستور کبھی ایک ٹرک تو کبھی دوسرے ڈالے کا سودا کرتے پھر رہے تھے۔ بعض ٹرک تو انہوں نے لیتے ہی بیچ دیے، انہیں ادھر ادھر کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ یہ کام تو بڑے مزے کا ہے، میں نے چائے کی چسکے لیتے ہوئے کہا۔ مزے کا تو ہے، بس دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کس سبزی کی کھپت زیادہ ہے اور کس کی کم، کریم نے بتایا۔ مگر آلو پیاز ٹماٹر تو ہمیشہ ہی بکتے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ ہاں، مگر آلو کی کھپت ہر اسکول کی چھٹیوں میں کم ہو جاتی ہے، فرق پڑ جاتا ہے، کریم نے کہا۔ چپس کا چالو کام کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے سر ہلایا جیسے مجھے پہلے ہی سے معلوم ہو۔ اس صبح گھر واپسی پر ابا نے مجھے 50 روپے دیے۔ اتنے سارے پیسے؟ میں نے حیرت سے پیسے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ آج پہلا دن تھا تمہارا منڈی میں اور آج بکری بھی بہت اچھی ہوئی۔ ابا کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے میرے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، تمہیں کیسا لگا؟ بہت اچھا، میں نے جواب دیا۔ اچھا، منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ لا رہی ہوں، اماں نے کہا۔ میں منہ ہاتھ دھو کے بیٹھا ہی تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں بے خبر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے اٹھتے دیکھ کے کہا، بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لو۔ مجھے سچ مچ بہت زور کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کلی کی اور آ کے اماں کے پاس ہی پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ ابا نظر نہیں آ رہے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، شام تک آئیں گے۔ تم کھانا کھا لو، پھر ذرا سبزی تو دے آنا، اماں نے کہا۔ کس کو دینی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اپنے دوست کو دے دینا، اماں نے کہا، نذیر کو۔ اچھا بس، اور کسی کو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں، تمہیں کسی خاص کو دینا ہے کیا؟ اماں نے پوچھا۔ نہیں، بھلا میں کس کو دوں گا؟ جس کو آپ کہیں، اسی کو دینا ہوگی، میں نے کہا۔ اچھا ہاں، یاد دلایا، کچھ سبزی حمیرہ خالہ کے گھر دے آنا، اماں نے کہا۔ خالہ حمیرہ کون؟ میں نے پوچھا۔ ارے وہی جو اس دن اپنی لڑکی کے ساتھ آئی تھی، اماں نے کہا۔ تو کیا وہاں بھی مجھے جانا پڑے گا؟ میں نے بظاہر اوپری دل سے کہا۔ اماں بولی، محلے والوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ مکان برسوں پہلے حمیرہ کے باپ نے خریدا تھا، پھر وہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، اب بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے تو حمیرہ اپنے باپ کے مکان میں آ گئی ہے، برسوں تو خالی پڑا رہا۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کو ان کے متعلق اتنا کچھ پتا تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ اس محلے میں نئے نئے آئے ہیں۔ حمیرہ کے متعلق یہ بات ٹھیک تھی کیونکہ وہ واقعی اس محلے میں نئی تھی، لیکن ان کے والد کو محلے کے پرانے لوگ جانتے تھے۔ میں نے کھانا ختم کر کے ٹوکری سنبھالی جس میں اوپری تھیلا نذیر کے لیے تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی ماں نے جھانکا۔ میں نے انہیں سبزی کا تھیلا دیا اور آگے چل دیا۔ میری نظر اوپر اٹھی تو زبیدہ کا چہرہ کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس وقت ساری ہی گلی خالی تھی۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، زبیدہ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ یہ میری اماں نے سبزی بھیجی ہے، میں نے کہا۔ اچھا جی۔ زبیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک، وہی چمک جو من پسند ہم جولیوں کے درمیان ہوتی ہے، یا پھر شاید کچھ زیادہ۔ تم خود نہیں لائے؟ اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تو پھر کون لایا ہے؟ میں نے متعجب ہو کر پوچھا۔ اور وہ میرا مطلب تھا کہ تم خود سے لائے ہوگے، اپنی مرضی سے، اس نے سادگی سے کہا۔ میں چپ رہا، پھر بولا، یوں سمجھ لو کہ میں ہی لایا ہوں، مگر اماں کی اجازت ضروری تھی۔ اچھا جی، اس نے شوخی سے اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پوری کھولی۔ اور کس کس بات میں اماں کی اجازت ضروری ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ ایک بات کہوں؟ میں نے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کہو۔ وہ تم کھڑکی میں نہ کھڑی ہوا کرو، میں نے دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ کیوں جی، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور کیوں اعتراض؟ اس نے جرا کی۔ دیکھو، اچھا نہیں لگتا گلی کے سب لوگ تمہیں دیکھیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ اچھا، وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ مانو گی نا میری بات زوبی؟ میں نے بڑی آس لگا کے کہا۔ زوبی؟ وہ ہنسنے لگی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے اندر بھاگ گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا، سبزی بیچ دروازے میں پڑی رہ گئی۔ میں نے چند منٹ انتظار کیا اور سوچا شاید اسے میری بات بری لگ گئی، مگر کون سی، کھڑکی میں کھڑا ہونے کی یا پھر زوبی کہنا؟ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر میں نے سبزی کی ٹوکری اندر سرکائی اور دروازے کے دونوں پٹ بند کر کے واپس آ گیا۔
आते मेरे कदम कहीं ज्यादा बोझल और थके हुए थे। रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। हामिद ने मुझे करवटें बदलते देख के पूछा, क्या हुआ? क्या चारपाई में खटमल हो गए हैं? नहीं तो। मैंने खामखाई सर खुजाया और उठ के बैठ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अगर सुबह अब्बा के साथ नहीं जाना तो मना कर दो। परेशान क्यों हो रहे हो? हामिद ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। शायद मैं वापस आके दोपहर तक सोता रहा इसलिए नींद नहीं आ रही। हाँ, हामिद ने कहा और करवट बदल कर सो गया। मेरे ज़हन में जुबैदा थी। पता नहीं क्यों मैंने इसको जूबी कह दिया। क्या जो लोग अच्छे लगते हैं इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारना अच्छा लगता है? मैंने खुद से पूछा। मैंने दोबारा ज़ेरे लब कहा, जूबी जूबी। मैं पता नहीं कब जूबी कहते कहते सो गया। रात तकरीबन 2:30 बजे अम्मा ने मुझे जगाया। नाश्ता तैयार था। हम लोग नाश्ता करके निकल खड़े हुए। हस्बे मामूल अब्बा ने मोटरसाइकिल निकाल ली। मोटरसाइकिल पर सब्जी लाना भी आसान होता था। मैंने अब्बा से पूछा, आप रोज़ मोटरसाइकिल पर जाते क्यों नहीं थे? यार, एक तो पेट्रोल खर्च होता है, दूसरा साइकिल चलाने से ज़रा टांगें खुल जाती हैं, गोडे गिट्टे सब हिलजुल के सेट रहते हैं। अब्बा ने हंसकर कहा। मंडी में वही सामान था। अलबत्ता करीम मुझे आज भी देखकर हैरान हुआ और खुश भी कि मैंने वाकई काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। माल खरीदने के चक्कर में सुबह हो गई। इस दौरान में 2 मरतबा मैंने चाय बिस्किट से खूब इंसाफ किया। तेज़ लाइटों में मंडी में दिन का सा समा था। वापसी पर अब्बा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम काम को समझ रहे हो। याद रखो, कम मुनाफा और तेज़ी से फ़रोख्त कारोबार तरक्की का सबसे आसान नुस्खा है। पैसा ज़्यादा देर के लिए ना रोको, इसे हरकत देते रहो। ये चलते चलते अंडे बच्चे देता रहेगा। रुक गया तो खुद को खाना शुरू कर देगा। जी, क्या समझे? यही कि माल को जल्दी खरीद कर जल्दी बेचो। ज़्यादा मुनाफा के लालच में रोके ना रखो, कहीं कीमत गिर गई तो नुकसान हो जाता है। मैंने कहा, अरे यार, तू तो बड़ा समझदार है। अब्बा ने तारीफ़ी अंदाज में कहा। पता नहीं, मुझे शर्म से आ गई अपनी तारीफ़ पर, मगर मैं अंदर अंदर बहुत खुश हुआ। हमने घर आके हल्का फुल्का नाश्ता किया, फिर मैं लेट के सो गया। जब मेरी आँख खुली तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अम्मा ने कहा, तुम्हारे मास्टर करीमुल्लाह आए थे, पूछ रहे थे अभी तो छुट्टी में कुछ दिन बाकी हैं, तुमने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? अब तो 9वीं शुरू होने वाली है। अम्मा, मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मैंने साफ साफ कहा। अरे मैट्रिक तो कर ले, अम्मा ने पिचकारा। भला 8वीं पास को कौन पूछेगा? जैसे आपने अब्बा को पूछ दिया। बेसाख्ता मेरे मुंह से जाने क्यों और कैसे निकल गया। अम्मा चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है, मैं बस अब्बा के साथ काम में लगूंगा, मैंने जिस होते हुए कहा। तुझे कमाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? अम्मा ने पूछा। 17 बरस का हो गया हूँ मैंने कहा। तो क्या हुआ? अम्मा ने बेपरवाही से कहा। तुम 70 बरस के भी हो कि मेरे बच्चे ही रहोगे। आप जो चाहें कहें, मगर अब मुझे नहीं पढ़ना बस, मैंने हतमी लहजे में कहा। चलो फिर देखेंगे, अम्मा ने अपना से कहा और मेरे आगे नाश्ते की ट्रे रख दी। मैं पूरी तनदही से अब्बा के साथ काम में लग गया। अम्मा मेरे इस तरह जिम्मेदारी से उठने पर हैरान भी थी और खुश भी। चलो किसी काम में तो मेरा दिल लगा, मगर मेरे अंदर शायद एक लाशूरी सी ख्वाहिश थी जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ा होने की, क्योंकि मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना होता मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हो सकती थी। फिर जो बातें ख्यालों ख्वाबों और तन्हाइयों में होती थी, जिनकी वजूद के दम से मेरे अंदर तवानाई थी, वो वजह अचानक ही मादूम हो गई। उस दिन गोभी की नई फसल आई थी। खुश रंग खिली खिली गोभी बहुत उम्दा थी। अम्मा ने कहा, 2-3 जगह जाके दे आया, मगर इसमें हुमैरा खाला का जिक्र नहीं था। मैंने अम्मा से पूछा कि आप हुमैरा खाला के घर सब्जी नहीं भेजेंगी? क्या मतलब, तुम्हें मालूम नहीं? उन्होंने पूछा। क्या? अचानक मेरा दिल धक से रह गया। वो लोग वापस चले गए। इनके भाइयों की आपस में सुलह हो गई। दोनों छोटे भाई आके बड़े भाई को मना के ले गए। वो तो जाते हुए मिलने भी आई थी, मगर तुम घर पर थे ही नहीं। ये हुमैरा तुम्हारे लिए एक डब्बा दे गई है, कह रही थी माजिद बहुत अच्छा लड़का है, इसमें इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने तुम्हारे कमरे के अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया है। वो कब गए? मेरी आवाज़ जैसे मुद्दा हो गई। 4-5 दिन हो गए हैं, अम्मा ने कहा। इसी वक्त छोटी बहन ने आवाज़ दी। वो बाहर चली गई। मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ लपका। स्टूल पर चढ़कर मैंने डब्बा उतारा। जूते के डब्बे को रंगीन पन्नी के कागज़ में पैक किया गया था। मैंने बेताबी से डब्बा खोला। डब्बे में कहानियों की एक किताब सैमसन डिलाइला रखी थी, जो मैंने इसको लाकर दी थी जब इसने कहा था खाली सब्ज़ी ही लाते रहोगे बस। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैंने इसको एक किताब दे दी और एक लंबी चोटी जो मैंने देखती पहचान ली थी। ये वही चोटी थी जो जूबी अपने बालों में गूंथती थी, जिसको मैं बड़े गौर से देखता था जब इसे हाथ में लेकर बल देती रहती थी। बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मोहब्बत जो कही नहीं गई थी, वो मोहब्बत जो सुनी नहीं गई थी, वो मोहब्बत जो भी बयान भी नहीं की गई थी, बस अनकही मोहब्बत ने अपने होने का सबूत दे दिया था। जुबैदा के तोहफा इस बात को साफ साफ बयान कर रहा था कि मेरा जज्बा एक तरफा ना था, लेकिन वो जा चुकी थी। मैंने डिब्बा वापस अपने कपड़ों के नीचे छुपा दिया।
اگر گھر میں کوئی دیکھ لیتا تو اس تحفے کا جواز کیا پیش کرتا میں لڑکا ہو کے بزدل تھا، وہ لڑکی ہو کے بہادر تھی جو اپنے احساسات کا اظہار کر گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں اماں اندر آئیں تو مجھے لیٹا دیکھ کر قریب آ گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ اس وقت کسی سوال کا جواب یا کسی سے بات کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں مجھے سوتا دیکھ کر واپس پلٹ گئی اور جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر گئی۔ کمرے میں تاریکی سی چھا گئی۔ اکیلا ہوتے نہ جانے کب اور کیسے میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ پڑا اور میں نہ جانے کتنی دیر تک کیا پر اوندھا لیٹا روتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے کب میں خود سے بے خبر ہو گیا۔